आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वाला मॉडल दिया गया था जिसको कि हम लोग प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, प्लानिटरी मॉडल या फिर रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये रदरफोर्ड मॉडल को ही मॉडिफाई करके बनाया गया था और इसमें उन्हीं के कॉन्सेप्ट को एक नए वे में दिखाया गया था जिससे ये मॉडल बनाया गया। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे नील्स बोर, जिन्होंने ये एटॉमिक मॉडल दिया था 1913 में, ईयर 1913 में ये मॉडल दिया गया था। तो इन्होंने क्या कहा कि रदरफोर्ड का बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि उनका जो ऑर्बिट था उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि ऑर्बिट कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस से कितना दूर पे होगा, और ऑर्बिट फाइंड कैसे करेंगे कि ऑर्बिट कहाँ पे है, या फिर ऑर्बिट का रेडियस का वैल्यू क्या है। तो नील्स बोर ने उसको मतलब अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट होता है। जैसे कि प्लैनेट अगर घूमता है सन के चारों ओर तो उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और उसका एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होता है, ना वो बढ़ सकता है ना कम सकता है। तो नील्स बोर ने कहा कि वो फिक्स्ड एनर्जी सेल्स होता है, कहीं भी नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहे, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट है, वहीं पे रिवॉल्व करते रहता है। और वो ऑर्बिट फाइंड कैसे किया जाता है, तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे फाइंड होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, मतलब H/2π का मल्टीपल हो, ये H/2π के वो मल्टीपल हो। n का वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि h का वैल्यू, h कांस्टेंट है, हमको पहले से ही पता है h का वैल्यू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34। ठीक है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इन्होंने सिंपली कहा कि ये h/2π के मल्टीपल में होगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं ना, mvr इज इक्वल टू NH/2π। इन्होंने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दिया था जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो मास तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रेडियस के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ से रेडियस ईजिली निकल जाएगा। रेडियस का वैल्यू क्या होगा, n × h/2π × 1/mv, ये हो गया रेडियस का वैल्यू। हम लोग यहाँ n का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस हम लोग को मिलते जाएगा। जैसे कि n का वैल्यू 1 रखे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 रखे तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। इस तरीके से इन्होंने क्वांटाइज्ड कर दिया कि कोई भी ऑर्बिट फिक्स है, कोई उसका फिक्स्ड एनर्जी होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है उसी ऑर्बिट पे, और ये एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है उस ऑर्बिट में, क्योंकि उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है। तो अगर ये एनर्जी लूज़ भी करता है तो वो ऑर्बिट से उसको एनर्जी वापस मिल जाता है, अगर एनर्जी गेन करता है तो भी उस ऑर्बिट से एनर्जी वापस मिल जाता है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एनर्जी सेल्स है, जैसे जो एनर्जी सेल्स है, एक एनर्जी सेल हुआ, फिर ये दूसरा एनर्जी सेल हुआ, ये सबसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जंप कर सकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एनर्जी अगर ये गेन करेगा तो जंप करके इस ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे पहले से है तो यहाँ से एनर्जी लूज़ करके वापस पहले वाले सेल में आ जाएगा। तो ये फिक्स नहीं रहता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा। वो एनर्जी मिलेगा तो वो जंप करके ऊपर चला जाता है, और एनर्जी लूज़ करके वो जंप करके नीचे आ जाता है। इस तरह से इन्होंने बताया कि इसी को कहते हैं एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस जितना होगा उन दोनों के बीच, उतना ही एनर्जी वो गेन करेगा या लूज़ करेगा। जैसे कि सपोज इसका एनर्जी अगर 5 जूल है, इसका 10 जूल है, ठीक है, इस ऑर्बिट का एनर्जी 5 जूल है, इस ऑर्बिट का एनर्जी 10 जूल है। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने तो इसको 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो 5 जूल एनर्जी अगर इसको मिला तो ये जंप कर जाएगा। अब अगर इसको यहाँ से वापस इधर आना है तो इसको 5 जूल एनर्जी रिलीज़ करना होगा, मतलब छोड़ना होगा, तब ये 5 तक पहुँचेगा। इसी तरीके से होता है कि अगर उसको अपर ऑर्बिट में जंप करना है, इधर से जंप करना है तो एनर्जी गेन करेगा, और उधर से अगर वापस अपने पहले वाले नीचे वाले ऑर्बिट में आना है तो एनर्जी लूज़ करता है। और वो एनर्जी जितना भी लूज़ करता है एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है, एनर्जी गेन्ड और रिलीज्ड, एनर्जी गेन्ड और लूज्ड।
इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उन दो ऑर्बिट्स में, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है एक ऑर्बिट यहाँ भी हो, तो उसका भी एनर्जी का, सपोज यहाँ से यहाँ पे सीधा जंप कर गया, अगर यहाँ से यहाँ तक जंप कर गया, यहाँ से यहाँ तक अगर जंप किया, तो इन दोनों ऑर्बिट, ये सपोज तीसरा ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतना एनर्जी चाहिए उसको जंप करने के लिए यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ वो वापस नीचे आएगा तो इतना ही एनर्जी रिलीज़ करेगा जो इन दोनों के बीच डिफरेंस है। चलिए एक 3 ऑर्बिट का एक केस लेके देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला ऑर्बिट, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा ऑर्बिट, और ये हो गया हमारा तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। इसका एनर्जी है 10 जूल, इसका है 15 जूल और इसका है 20 जूल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे पहले ऑर्बिट में, इसका ये 1 दे देते हैं, 2 और 3 तीसरा ऑर्बिट है। तो अगर जंप होगा 1 से 3, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो उसको कितना एनर्जी चाहिए, 20 - 10 यानी कि 10 जूल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जंप कर रहा है तो उसको कितना चाहिए, 15 - 10 यानी कि 5 जूल। अगर कोई तीसरे से पहले में जंप कर रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज़ करेगा, यहाँ पे क्या होगा, गेन, ये हो गया गेन, ये भी हो गया गेन, मतलब उसको लेना होगा। और अगर तीसरे से पहले में नीचे आना है तो रिलीज़ करेगा, तो कितना रिलीज़ करेगा, 20 - 10 इज इक्वल टू 10 जूल रिलीज़ करेगा। वैसे ही होता है। तो ये सिंपल एक मैथमेटिक्स की तरह है, दोनों एनर्जी जो डिफरेंस है, दोनों ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है, उतना ही वो एनर्जी गेन या रिलीज़ करता है ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स का एनर्जी हमेशा फिक्स्ड रहता है, यही बोर्ड ने कहा था। और वो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी रेडियस पे ऑर्बिट पाया जा सकता है, उसके रेडियस का एक अलग सा फॉर्मूला उन्होंने बताया था, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है, ये कि mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करते उस ऑर्बिट का हमको रेडियस निकल जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का निकलेगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो रेडियस सेकंड ऑर्बिट का निकलेगा। इस तरीके से उन्होंने क्वांटाइज कर दिया। क्वांटाइज मतलब क्या, कि किसी एक चीज़ के मल्टीपल में है सारा रेडियस या ऑर्बिट जो भी है, वो कोई फिक्स्ड पोजीशन पे पाया जाता है, ठीक है। ये भी देखिए एक बोर मॉडल का इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूक्लियस बीच में होता है और एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये हमारा एनर्जी लेवल्स कहलाता है, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर रिलीजिंग एनर्जी विच इज़ एनर्जी डिफरेंस ऑफ दोज 2 ऑर्बिट्स, ठीक है। ऊपर से नीचे जंप कर सकता है एनर्जी रिलीज़ करके या गेन करके, नीचे से ऊपर जाना है तो गेन करेगा। डिफरेंस उन दोनों के बीच जितना होगा उतना एनर्जी लूज़ या गेन करता है वो। तो बोर मॉडल ये ही रदरफोर्ड का मॉडिफाइड फॉर्म था, जिसमें इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम शो किया कि स्टेबल कैसे एटम रहता है। रदरफोर्ड के मॉडल में स्टेबल नहीं रह पा रहा था। प्लैंक्स क्वांटम के मैक्सवेल्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग वो स्टेबल नहीं रह पा रहा था, वो एनर्जी लूज़ करके न्यूक्लियस में जाके मिल जा रहा था। लेकिन इन्होंने उसका स्टेबिलिटी प्रूफ किया कि वो स्टेबल कैसे रहता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बोर का आगे का जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट पढ़ना है हम लोग को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट पढ़ना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं।